हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका संघर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पर और हमारे संघर्ष आईएएस प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर एक आपके लिए बहुत ही छोटी और सुनियोजित एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जो सीरीज है भारतीय संविधान की, जिसमें हमने लगभग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और उन सब लेक्चरों को कंबाइन करके आप देखेंगे तो लगभग हम पॉलिटी के जो मोस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपके हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। जिन भी लोगों ने वो जो मेरे पहले वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं, वो एक बार उसको थोड़ा सा 1.25 या 1.5 करके भी अगर टाइम को बचा के देखना चाहता है तो एक बार देख ले। उससे आप लोगों को एक छोटा व्यू मिल जाएगा, जिससे आपको एक समझ बन जाएगी कि हमको भारत का संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको कैसे पढ़ना है दोस्तों। तो अब हम आज प्रवेश करने वाले हैं अपने भारत के संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं, उन अनुच्छेद को किस हिसाब से कैसे हम इलेबोरेट करके, कैसे हम समझ के उनको ध्यान रख सकते हैं। और आज हम जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही कि संविधान जो है वो 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड था। मेरे लेक्चर के हिसाब से मैंने उसको 5 पार्ट में, क्योंकि समय ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन संविधान का जो मूल पार्ट है दोस्तों वो ये है कि संविधान का जो संवैधानिक विकास है, पहला पार्ट उसमें मान लेते हैं। और दूसरा पार्ट मानते हैं दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल्स। और तीसरा पार्ट मान लेते हैं भारत के संविधान में जो भाग प्रेजेंट हैं वो भाग। और चौथा पार्ट मान लेते हैं दोस्तों जो उसमें दी गई अनुसूचियां हैं। और 5वां पार्ट दोस्तों उसमें मान लेते हैं जो उसमें दिए गए अनुच्छेद हैं। तो अब दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं संविधान एक बुक है और आप लोग हमेशा क्लास 1 से लेके क्लास 2 से लेके या उससे भी नीचे वाली क्लासों से, नर्सरी या उससे भी नीचे की क्लासों से आप पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी बुक पढ़ने के लिए आप जब देखते हैं तो आपको उसके इंडेक्स को देखते हैं। उसके इंडेक्स में आप पाते हैं कि वहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के रूप में डिवाइड होते हैं। चैप्टर 1 में चैप्टर 2 का लिंक होता है, चैप्टर 2 में चैप्टर 3 का लिंक होता है। ऐसे करके पूरी एक बुक बन जाती है दोस्तों। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी वैसा ही काम किया था। वो बहुत बुद्धिजीवी थे दोस्तों। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने भी संविधान को जब संकलित किया था, जब अंगीकृत किया था, तो पार्ट्स को चैप्टर्स के रूप में डिवाइड किया था दोस्तों। तो आज की श्रृंखला है उसमें मैं अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पहले चैप्टर में देखो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों पहला चैप्टर, तो हम पहले चैप्टर में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 पढ़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों भारत के संविधान को बिल्कुल कोलरेट करके पढ़िए दोस्तों। कोई अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको उठा के कहीं से रटना नहीं है, केवल आपको समझना है दोस्तों। क्या है कि जब हम चैप्टर 1 खोलते हैं तो हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हमने पहले बताया है पार्ट 1, हम लोगों ने हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और 22 पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। और उसके बाद अनुसूचियाँ भी पढ़ा दी हैं दोस्तों। तो अब जैसे पार्ट 1 आता है तो पार्ट 1 में भी सब पॉइंट्स होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है पूछने के लिए कि बताइए भारत के संविधान में भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों भाग 1 में अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक, यानी कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अब दोस्तों छोटी सी बात आपके मन में आई होगी कि अनुच्छेद क्या होता है, धारा क्या होता है या सेक्शन क्या होता है। तो मैं इस पे भी एक बात छोटी सी क्लियर कर देता हूँ, वो छोटे से शब्दों में। दोस्तों ये भारत का संविधान है, ये भारत को चलाने के लिए कानून है, नियम है। ऐसे ही दोस्तों हमारी जो जुडिशरी है या हमारी जो दंड प्रणाली है, जिसको हम IPC बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता, उसमें दी गई जो चीज़ें होती हैं, उसमें दिए गए जो सेक्शन होते हैं, वो धाराएं होती हैं दोस्तों, वो दफ़ा होती हैं, जिसको हम उर्दू या अरबी शब्द में बोलते हैं दफ़ा। दोस्तों आपने सुना भी होगा तैर की दफ़ा 302 के तारे राते हिंद ये सज़ा दी जाती है या वो सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों वो प्रोसीजर होता है इंडियन पिनल कोड कि कैसे भारतीय दंड संहिता, यानी कि भारत में जो आप अपराध करेंगे या अलग अलग टाइप के अपराध करेंगे तो उसमें कैसे दंड दिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों एक होती है CRPC, जिसमें होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या जो कोड होता है, जो कोर्ट हमारा होता है, वो कैसे प्रोसीड करता है, उसमें जो दी गई चीज़ें होती हैं वो होती हैं धाराएं। तो दोस्तों अनुच्छेद और धाराओं में यहाँ से आप लोग थोड़ा थोड़ा अलग कर सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि कई बार लोग मैंने देखा है कंफ्यूज होते हुए कि कई बार देखते हैं 402 या 302 धारा, जब धारा 302 के बाद आती है तो वो संविधान खोल के 302 देखना स्टार्ट कर लेते हैं और वहाँ पाते हैं कि वहाँ तो कुछ और ही चीज़ दी जाती है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना है, बड़ा सिंपल है कि जहाँ हमारा संविधान जब बना था तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और जिस टाइम पे वो लागू हुआ था 8 अनुसूचियाँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं। तो बड़े क्लियर रखना है, 22 भाग,
12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। आप कभी भी भारत के संविधान में 396वां अनुच्छेद नहीं पढ़ोगे। वैसे तो अगर आप देखोगे तो लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद आप पढ़ लोगे, ABCD को अगर जोड़ लिया जाए, ठीक है। तो लेकिन जो मेन है, जो मूल स्थायित्व है उसका, या मूल प्रवृत्ति है, या उसका जो संवैधानिक ढांचा है या मूल ढांचा है, अलग अलग शब्दों अलग अलग तरीके से किताबों में आपको मिल जाएगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बात करूंगा, जो पहला ही हमारा भाग है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र, जो हमारा भाग 1 है, उसमें आर्टिकल 1 भी। अब देखो दोस्तों, जब संविधान सभा बन रही थी तो संविधान सभा में बनने के बाद भारत जो नाम था इंडिया का, या भारत का जो नाम था, हमारे प्यारे भारत और महान भारत का जो नाम था, उसको लेकर कोई भी डिबेट नहीं थी। मैं बता दूं, लोगों के बीच में मतांतर नहीं था। जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, उन लोगों के मन में बिल्कुल भी नहीं था कि भारत रखा जाए कि इंडिया रखा जाए, उनका बिल्कुल क्लियर कट था। लेकिन संविधान सभा जो निर्माता थे, जो एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने कितना अच्छा, कितना बखूबी बखान किया कि हमारे जो भारत के संविधान है, जो महान संविधान है, उसके अनुच्छेद 1 में दे दिया गया, भारत दैट इज इंडिया, या इंडिया दैट इज भारत। भारत अर्थात इंडिया, यानी कि दोनों नाम दे दिए गए हैं। और पहले ही अनुच्छेद में लिख दिया गया है, भारत अर्थात इंडिया जो है, इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। जैसे ही राज्यों के संघ की बात आती है दोस्तों, मैं आपको एक बार क्लियर करने की कोशिश करूंगा संघ क्या होता है दोस्तों। तो संघ के 2 अलग अलग रूप होते हैं। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन में, USA में, अमेरिका में आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे फेडरल चलता है दोस्तों। एक शब्द होता है फेडरल और एक शब्द होता है यूनियन। तो दोनों का जो अगर आप हिंदी मतलब देखेंगे तो दोनों का हिंदी जो अर्थ होता है, जो हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों, दोनों का ही अनुवाद आता है संघ। लेकिन अमेरिका और इंडिया में के दोनों संघों में क्या अंतर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो वो देखो दोस्तों, जो संघ होता है, संघ का एक्चुअल मतलब होता है कि छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो मिलकर अपनी कुछ पावर को इकट्ठा करके संघ को दे देते हैं, और वो संघ उन छोटे छोटे राज्यों पर राज करती है। उन्हें मिला के जो बन जाता है वो संघ बन जाता है दोस्तों। ऐसे ही हमारी इंडिया में हुआ है, और ऐसे ही अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ है। वहाँ 50 राज्यों को मिलकर एक संघ बन गया। लेकिन अब बात आती है फेडरल की दोस्तों। तो फेडरल जो अमेरिका का है, आप देखोगे अमेरिका का जो संविधान है वो अलग अलग स्टेट का संविधान बिल्कुल अलग है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग झंडा है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कानून है, और वहाँ का जो एक एक स्टेट है वो उस संघ से अपनी मर्जी के साथ अलग हो सकता है। जब भी वो चाहे उससे विच्छेद हो सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता, हमारे संविधान को बनाने वाले जो बुद्धिजीवी लोग थे दोस्तों, वो इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने देखा कि हमारे संविधान में देखो बनाने की बात ही क्या, हमारे यहाँ पहले से, अब से नहीं, हमारे यहाँ देखोगे आप प्राचीन काल से, उससे पहले भी संघ में रहने की बात करी गई है, प्रेम से रहने की बात करी गई है, एकता के साथ रहने की बात करी गई है, संप्रभुता के साथ रहने की बात की गई है, सहिष्णुता के साथ रहने की बात की गई है। हमारे यहाँ अखंड भारत का निर्माण करने की वो लोग सोच रहे थे, तो उन लोगों ने हमारे जो भारत के संविधान में जो शब्द था वो फेडरल को ना यूज करके क्या यूज किया दोस्तों, यूनियन यूज किया। और इस यूनियन की क्या खासियत होगी दोस्तों, यूनियन ने भी वही काम किया जैसे संघ का जो काम होता है, छोटे छोटे राज्यों को मिलकर एक बड़ा संघ बनाना, उसको पावर दे दी जाती है। और यूनियन में जो सुप्रीम पावर होती है दोस्तों, वो संघ के पास होती है। ये आपको मैं बात बता सकता हूं। और संघ के पास होती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, यूनियन जो हमारे भारत का वो बोला गया है दैट इज इंडिया, भारत राज्यों का संघ होगा। तो यूनियन का होता है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी के बिना, अपनी मर्जी से इस संघ से अलग नहीं हो सकता है। केंद्र, अगर छोटे राज्य चाहें तो उसको केंद्र को अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो विखंडित नहीं हो सकता है, वो अखंड रहेगा दोस्तों, अपनी मर्जी से वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन संघ जब चाहे, जो केंद्र वाला सिस्टम है, जो संघ जब चाहे, जब उन छोटे छोटे राज्यों को, अगर उनकी सीमाओं को बढ़ा भी सकता है और उनकी सीमाओं को घटा भी सकता है, और नए राज्य का गठन भी कर सकता है दोस्तों। तो ये हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने स्पेशलिटी दी, जिसको हमारे संविधान में यूनियन नाम से सेलेक्ट किया दोस्तों। तो पहला जो अनुच्छेद है वो यही कहता है कि भारत दैट इज इंडिया, या फिर कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब दोस्तों जैसे ही राज्यों की संघ की बात आती है, तो मैं बताऊं राज्यों का कौन सा संघ होगा दोस्तों। तो राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। यूनियन होगा मतलब आपको मैंने बता दिया है कि यूनियन का मतलब होता है एक ऐसा
संघ जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर इकट्ठा होते हैं। दोस्तों देखो, आपको यहीं पढ़ाने की क्रम के पहले ही अनुच्छेद में मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसको सेलेक्ट करो। तो अब आपको पता है, मैंने बता दिया है, यूनियन का मतलब होता है राज्य अपनी मर्जी से संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। यानी कि क्या है कि राज्य जो है वो अलग खंडित नहीं हो सकते हैं, यानी कि राज्य आपस में खंडित हो सकते हैं। संघ चाहेगा तो राज्य छोटे छोटे राज्यों में बदल सकते हैं, उनकी सीमा बढ़ सकती है या घट सकती है। तो अब बात क्या करते हैं, जो राज्य हैं वो खंडित हैं, यानी कि खंडित या अभाज्य, जो भाज्य राज्य हैं वो भाज्य हैं। भाज्य राज्यों का अभाज्य संघ हमारा इंडिया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा अपनी बातों को कि भाज्य राज्यों का, यानी कि जो राज्य हैं वो भाज्य हो सकते हैं, किस अलग नहीं हो सकते, छोटे छोटे, किसकी सुपरविजन में या किसकी इच्छा से, संघ की इच्छा से। अभाज्य संघ है, लेकिन संघ कभी अलग नहीं होगा, संघ कभी टूटेगा नहीं, संघ एक साथ ही रहेगा। जो भारत है वो अखंड रहेगा दोस्तों। तो और यही मैं बात करता हूं अमेरिका की, तो अमेरिका का जो कानून या अमेरिका का जो सिस्टम है वो अभाज्य राज्यों का अभाज्य संघ है दोस्तों। वहां आज चाहे तो मैक्सिको, आज चाहे तो या दूसरा कोई भी वहाँ का जो देश है वो अलग हो सकता है अपनी प्रोसीजर के थ्रू, क्योंकि उनका कानून अलग है, उनकी नागरिकता अलग है दोस्तों। हर एक स्टेट की नागरिकता अलग है, वो मैंने नागरिकता वाले चैप्टर में भी एक बार बताऊंगा और हमने एक बार पहले भी बताया है। लेकिन हमारे संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है कि हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, नीचे तक कोई अलग अलग नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो हम वापस में जाता हूँ, वापस हम बात करते हैं। जो पहले अनुच्छेद को पढ़ने के लिए हमको 3 चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। तो पहला चीज मैंने बता दिया कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा बताया कि वो राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों बड़े ही साफ साफ शब्दों में हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखा है कि जो अनुसूची 1 में वर्णित राज्य हैं, अनुसूची जो एक अनुसूचियां बनाई गई 12 अनुसूचियां जो हैं, उसमें जब अनुसूची 1 पढ़ेंगे हम, तो अनुसूची 1 को जब डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें राज्यों के नाम है, पूरे डिटेल में नाम है, उनके राज्य क्षेत्र के नाम है दोस्तों। तो अब तीसरी बात है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया स्टेट, राज्य, फिर मैंने बताया कुछ ऐसे स्टेट हो सकते हैं जहां पे केंद्र स्पेशली पावर कर सकती है, जैसे कि अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, पांडुचेरी है, या फिर अभी नया नया नवनिर्मित है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ऐसा क्यों होता है मैं अभी अपने आगे वाली चीजों में बताऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों, आप, हमारा भारत किसी से संधि कर सकता है, हमारा भारत किसी से युद्ध में जीत सकता है, हमारा भारत किसी से उपहार में कोई स्टेट ले सकता है, कोई राज्य क्षेत्र ले सकता है। तो इन तीनों चीजों को मिला के लगाया संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र अगर मैं भारत के क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, तो भारत का क्षेत्र जो है वो व्यापक शब्दों में है, और संघ जो है एक छोटा जो बना हुआ है वो। भारत का क्षेत्र कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कल हमारे भारत की इच्छा हो कि हम बांग्लादेश को अपने साथ मिला दे तो वो हमारा क्षेत्र बन जाएगा। परसों हमारी इच्छा हो कि हम पाकिस्तान को भी अपने साथ मिला ले तो वो भी हमारा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ से पहले ले जाऊंगा, क्योंकि जब भारत वर्ष की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो अखंड भारत हुआ करता था अफगानिस्तान से, आप देखें ईरान के कुछ पार्ट अफगानिस्तान से लेके और बर्मा जो म्यांमार है वहां तक हमारा पार्ट हुआ करता था दोस्तों। 1893 में डुरंड लाइन एक खींची गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू, वहां से हमारे भारत को, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों मैं एक बात कर दूं, 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी कि पहले वहां से, जो मैंने ये यहाँ पे एक मैप बनाया है दोस्तों, पहले जो यहाँ तक का इलाका होता था, पहले यहाँ एक डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन खींच दी गई 1893 में दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डुरंड और जो लाइन है वो किन 2 देशों के बीच है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जब ये भारत हमारा अखंड था, जब पाकिस्तान अलग नहीं था, तो हम लोग अफगानिस्तान तक अपना भारत मानते थे। और यहीं पे छोटा सा एक अलग से देश था म्यांमार, इसका नाम पहले बर्मा होता था दोस्तों। 1935 में इसको अलग कर दिया गया। और तो और दोस्तों 1947 में आप जानते हैं रेड क्लिफ जो रेखा है उसके थ्रू पाकिस्तान को भी अलग कर दिया गया। तो मैं ये बात कर रहा था राज्य क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं राज्य क्षेत्र के बाद आर्टिकल नंबर 2 की। पहला आर्टिकल बड़ा क्लियर हो चुका है दोस्तों, भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र, भारत एवं भारत का राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो संघ क्षेत्र और भारत का संघ क्षेत्र की बात करूं और भारत के राज्य क्षेत्र की बात करूं, तो दोस्तों भारत का राज्य क्षेत्र जो है वो व्यापक है। वो व्यापक है क्योंकि वो खुला है बिल्कुल। हम अर्जित कर सकते हैं, हम अर्जित रशिया को भी कर सकते हैं अगर आने वाली सिचुएशन रहेगी तो, अगर हमारा ऐसा सिस्टम रहेगा। चाइना को भी कर सकते हैं, किसी को भी। तो वो राज्य क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे जो आर्टिकल की तरफ मैं जाऊंगा, जिसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है संसद,
अभी आपको नहीं पता होगा कि संसद क्या होती है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के या राष्ट्रपति की पूर्व को सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ये हमारी संसद के पास पावर है। संसद क्या होती है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के संपूर्ण संसद बन जाती है। और यहाँ पे स्पेशली एम्फेसाइज किया गया है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देने का। अब अनुमति देने का सिस्टम ऐसा नहीं है कि अनुमति के साइन जरूर कराने हैं, बस उसको रात को फोन करके, जैसे मान लो कि रात को फोन करके राष्ट्रपति को बताया कि हम फला डेट को इस वाले देश से या इस विदेश से इस वाले पार्ट को ले रहे हैं, तो वो बीच में गड़बड़ नहीं कर सकता। वो अपनी मतलब उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करके किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देखोगे, हम जो सिक्किम है, सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य बना था, मैं आपको बता दूं क्रम में पूछा गया है। जो मैं बोल रहा हूं ये केवल एक ओवरव्यू है आपके लिए। जब हम डिटेल पढ़ेंगे या जब मेंस का जब टॉपिक आपको पढ़ेंगे तो उसके डिटेल में जाके पढ़ेंगे। हमारा डिस्कशन वाला जो बैच है उसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये पीटी के हिसाब से, प्रीलिम्स या किसी भी वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही व्यापक लेक्चर है। आप इसमें सारे फैक्ट मैंने कलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम 1974 में जो 35वां संविधान संशोधन होता है उसमें आर्टिकल 2A जोड़ा जाता है। सिक्किम को पहले एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इंडिया में शामिल किया जाता है। सिक्किम पहले तिब्बत का भाग हुआ करता था और तिब्बत पे ऊपर से आपको पता है चाइना पूरा वर्चस्व रखा हुआ है, तिब्बत को अपना आज भी बताता है। तो तिब्बत में जैसे चाइना का कब्जा होना स्टार्ट हुआ तो तिब्बत में या चाइना के लोग मिलके सिक्किम के लोगों को, जो सिक्किम आपको देखने को मिलेगा, सिक्किम ये चिकन नेक पे दोस्तों एक छोटा सा ऊपर निकला हुआ भाग पड़ता है जो नेपाल और तिब्बत और बांग्लादेश तीनों तिब्बत और भूटान से तीनों जगह चीज़ों से, तीनों देशों से अपनी सीमा साझा करता है वहाँ। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लोगों को लगा, वहाँ के लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ भारत तो बहुत अच्छा देश है। यहाँ तो पहले उनको डर था। देखो पहले अगर हम किसी विदेशी को या किसी भी सिस्टम को, अगर मान लो हम ही कहीं पे कोई घर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम सोसाइटी देखते हैं कि क्या वास्तव में सोसाइटी हमारे रहने लायक है कि नहीं है। तो ऐसे ही जो सिक्किम था, सिक्किम के पास मन में भी आशंकाएं थी कि क्या वास्तव में ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों उस टाइम पे, सिक्किम परेशान था। भारत सरकार की गुहार लगाता है और कहता है कि नहीं हमें अपने में शामिल कर लो। तो लेकिन शामिल होने से डर तो था ही। डर ने बोला कि भाई हमको भी क्या वही अधिकार मिलेंगे जो आपके बाकी स्टेट्स को हैं। तो हमारी जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम की, जो तत्कालिक सरकार थी, उस सरकार ने बोला हाँ आप आइए, आपको जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बाकी हमारे भारत के राज्यों को जो भी फैसिलिटी मिलती हैं, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। और दोस्तों 35वां संविधान संशोधन 1974 में होता है और वो हमारे भारत का पार्ट बन जाता है। और 1 साल तक लगातार ये रहते हैं और उनको लगता है बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर फिर जनमत संग्रह कराया जाता है। वहाँ की पब्लिक कहती है कि नहीं हम बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल हैं। और 36वां संविधान संशोधन करके भारत के 22वें राज्य के रूप में आपका जो सिक्किम है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे आर्टिकल पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूंगा कि क्या बस जो हमारे राज्य थे उनके बनने का क्रम क्या था, राज्यों को कैसे बनाया गया था। इस देखो 1 2 3 4 अगर मैं पढ़ाने की बात करूं तो 3 लाइन में बस 4 आर्टिकल है। 1 2 3 4 मैं आपको समझा दूं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बार बार जो क्वेश्चंस आते हैं और बार बार आए हुए क्वेश्चंस लोगों के गलत हो जाते हैं दोस्तों। ये अकेला एक पार्ट ऐसा है, यहाँ से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कि क्या पावर्स हैं, क्या नहीं पावर्स हैं, कौन बना सकता है, कौन बिगाड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आप इसके लेक्चर को देखने के बाद पाएंगे। तो दोस्तों अब बात चलती है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1947 की बात है, तो 1947 में दोस्तों हमारे पास एक सिस्टम था कि जो भारत है, भारत ऐसा नहीं था कि सारे भारत पे ही ब्रिटिशर्स का रूल होता, ऐसा नहीं था। अब मैं यहाँ पे पिक्चराइज तो नहीं कर सकता, लेकिन लगभग 50-40% के आसपास जो ऐसा भारत का क्षेत्र था जिसमें देसी रियासतों का जो रूल था, देसी रियासतें वहाँ पे राज करती थी। वो चाहे किसी की भी वर्चस्व में करती हूँ या सेपरेट करती हूँ, वो अलग एक हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन वहाँ पे देसी रियासतें राज करती थी। तो अब एक बहुत बड़ा सिस्टम आया कि क्या भारत अखंड। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे या हमारे भारत के जो बुद्धिजीवी थे या हमारे भारत को बनाने वाले
जो लोग महान महान नेता थे उन लोगों का एक काम ही था कि अखंड भारत बनाना है। तो अखंड भारत बनाना है, तो अखंड भारत बनाने के लिए अब क्या था कि ब्रिटिशर्स ने तो कह दिया कि देखो हम तो अपना जो हमारा शासन करने वाला क्षेत्र है वो तो आपको दे देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में जो बाकी की रियासतें हैं लगभग छोटी मोटी मिला के 552 रियासतें इंडिया में राज करती थी। 552 मैंने छोटी मोटी लिखी है, और भी इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं जिनके नाम छोटी किताबों में मिल जाते हैं, कहीं पे 552 मिलेंगे, कहीं पे 562 मिल जाएगा, कहीं पे कुछ मिलेगा, लेकिन ये ओवरऑल मैं बात हूँ 550 के आसपास जो रियासतें थी वो इंडिया में राज करती थी। अब वो उन रियासतों को कैसे मिलाया जाए, तो दोस्तों ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है और स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किसने किया था। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक बीपीएससी में या एमपीएससी में, तो दोस्तों सरदार पटेल और बीपी मेनन का नाम ही नहीं था उसमें। तो आपको ऐसा कभी होता है तो आप तुरंत माउंट बेटेन, तीसरे कैंडिडेट का नाम था माउंट बेटेन, तो आप वहाँ माउंट बेटेन के पास जाएंगे। तो दोस्तों ये तीन जो लोग थे इनके अंडर जाता है ये कार्य कि भारत को कैसे अखंड भारत बनाना है, कैसे उन रियासतों को मनाना है, कैसे उन रियासतों को भारत में विलय करना है। तो ये सरदार पटेल, उसके बाद बीपी मेनन और माउंट बेटेन, नेहरू जी का भी इनमें इसमें पार्ट था, लेकिन ये तीन ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थे, मेन काम थे जो जिन्होंने आगे आके काम किया दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे इन्होंने सब अलग अलग जाके किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को समझा के, किसी को चाय पिला के और किसी को गाजर खिला के सबको अपने अंदर हमारे भारत में रहने के लिए बाध्य कर दिया था और उनको बना लिया था, मतलब उनको मिलाने के लिए उनको उनकी अनुमति ले ली थी कि हाँ हम भारत में रह सकते हैं। अब दूसरी बात मैं बताऊं, इसी क्रम में दोस्तों तीन ऐसी रियासतें बची थी जो बड़ी बड़ी रियासतें थी। आप जानते हैं हैदराबाद के निज़ाम को, आप जानते हैं जूनागढ़, और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को। दोस्तों ये तीन रियासतें थी, इन्होंने सेपरेट रहना। अब उस रियासतों को मिलाने के लिए रियासतों के सामने तीन शर्तें रखी गई थी दोस्तों। वो तीन शर्त क्या थी कि रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और चाहे तो वो हमारे प्यारे भारत में रह सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मिला के मैं बात करूँ, पाकिस्तान में कुल मिला के 13 रियासतें, जाके उसको तो छोड़ दो, हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 13 रियासतें मिली थी उसमें, हम उसकी बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं हमारे भारत में। तो भारत में दोस्तों तीन बड़ी रियासतें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती हैं, वो स्वतंत्र रहने की बात करती हैं। अब होता क्या है दोस्तों, अब आप इस स्वतंत्रता के पीछे, इस जो अखंड भारत बनाने के पीछे एक बात और थी। ऐसा भी तो नहीं हो सकता था दोस्तों, भौगोलिक स्थिति को भी इन नेताओं को और इन लोगों को, बुद्धिजीवियों को ध्यान रखना था। ऐसा भी तो नहीं हो सकता था कि हैदराबाद बीच में है, वो पाकिस्तान बनना चाहता है और वो जाएगा नहीं, तो पता चला यहाँ पाकिस्तान हो गया, हैदराबाद पाकिस्तान हो गया, फिर इधर बांग्लादेश पाकिस्तान हो गया, फिर पता चला जो पंजाब वाला इलाका है वहाँ पर कोई दूसरा एक नया संघ हो गया, नई एक रियासत हो गई। तो भारत अखंड नहीं बन पाता दोस्तों, जगह जगह पे छोटे छोटे, पता चला थोड़ा यहाँ स्थान, थोड़ा यहाँ क्षेत्र, थोड़ा यहाँ क्षेत्र, तो इसको भी ध्यान में रखना था। तीसरा एक पैरामीटर ये भी था कि भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखना है। इतना ध्यान में रखा दोस्तों, तब भी आप देख लीजिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, एक पाकिस्तान उधर, एक पाकिस्तान उधर, बीच में हमारा भारत, ऐसे तक सिस्टम आ गया था। लेकिन हम उसको छोड़ेंगे, बात करेंगे हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद में सरदार पटेल और बाकी लोगों को जो मेहनत, जो चीज़ें मिली थी या जो उनको एक टास्क मिला था, उस टास्क को दोस्तों ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो एक पुलिस की कार्रवाई थी और ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि जो हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद की रियासत को किस ऑपरेशन के थ्रू या किस प्रोसीजर के थ्रू इंडिया में विलय किया गया था, इंडिया में मिलाया गया था। तो दोस्तों तो वो ऑपरेशन पोलो था, वो पुलिस कार्रवाई थी। अब जो हमारे आपने देखा भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों अखंड भारत बनाने में। ऐसे ही जूनागढ़ की बात करते हैं दोस्तों, तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया दोस्तों। और जनमत संग्रह या रेफरेंडम दोस्तों क्या होता है, आज भी रेफरेंडम बहुत जगह पे होता है और आज भी रेफरेंडम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रेफरेंडम होता है दोस्तों जनता की राय, जनता से पूछी जाती है कि जनता कहाँ रहना चाहेगी। तो दोस्तों रेफरेंडम के थ्रू जनता की राय को, जनता को जनमत संग्रह कराया गया और मैक्सिमम लोगों ने, जूनागढ़ ने भारत में रहने की बात करी गई। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बच जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो राजा थे दोस्तों उस टाइम पे, वो राजा थे राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह ने सेपरेट रहने की मांग की। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत में ना जुड़ेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में जाएंगे। दोस्तों वहाँ पे मैक्सिमम जो पब्लिक थी वो मोमडन्स कल्चर की थी या कि मुस्लिम लोग थे। तो और जो राजा था वो हिंदू था दोस्तों, राजा हरि सिंह थे, और वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग रहने वाले थे वो मुस्लिम थे। इस हिसाब से देखा, जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद होता है तो पाकिस्तान क्या करता है दोस्तों, पीओके का जो क्षेत्र आप भी देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है पीओके का,
ये वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान के साथ है दोस्तों, वहाँ पे पाकिस्तानी सेना जो है चढ़ाव कर देती है। वो तो जानती है कि हम सैन्य कार्रवाई से जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। अब जैसे ही पता चलता है कि पाकिस्तान ने कार्रवाई कर दी है, हरि सिंह भागे भागे आते हैं नेहरू जी के पास कि भाई नेहरू जी हमको संभालो, हमको तो आक्रमण हो गया। तो उस टाइम मैं बात करता हूँ, उस टाइम बैठे होते हैं पटेल जी, और पटेल जी कहते हैं भाई हम काहे को छोड़ दोगे, भाई जाओ तुम अलग रहोगे, स्वतंत्र रहिए। देखिए अब नहीं भाई, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं हम तो मर जाएंगे, हमको तो शामिल कर लीजिए। तो उन्होंने कहा भैया देखो एक शर्त है। क्या बोला, क्या शर्त है? कि फटाफट हमें साइन करो, हमें भारत में विलय हो जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम विलय हो जाते हैं। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा है हरि सिंह, वो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन कर देता है। जो विलय पत्र भारत में मिलने का कुछ कंडीशंस के थ्रू, उनमें कुछ कंडीशन रखी गई थी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। और भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो जाता है और एक अखंड भारत हमारे सामने बन जाता है। दोस्तों अखंड भारत बन जाता है। अब अखंड भारत बनने के बाद इन लोगों के सब ये पूरा भारत बन चुका है। तो अब इन्होंने कहा कि भारत को कैसे छोटे छोटे राज्यों में बनाया जाए। अब ये तो भारत बन गया है, अब इनको राज्यों में कैसे बनाया जाए। उस टाइम पे दोस्तों इन हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने क्या किया कि राज्य जो हमारे पूरे भारत में है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो 4 पार्ट्स, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी, इन 4 पार्ट्स में राज्यों को डिवाइड किया गया। राज्य जो ए कैटेगरी के राज्यों को रखा गया दोस्तों, उसमें उन राज्यों को रखा गया, उस भारतीय क्षेत्र को रखा गया जहां पे ब्रिटिशर्स का, प्योरली ब्रिटिशर्स का राज था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो 4 पार्ट्स में ए बी सी डी। ए में रखा गया था जो ब्रिटिशर्स शासन का क्षेत्र था भारत का वो, और बी में रखा गया था दोस्तों जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों को, और सी में दोस्तों बड़े शहर का मतलब जैसे अजमेर था उस टाइम का, या और अलग शहर थे, उसको कमिश्नरी क्षेत्र बोला गया था दोस्तों। और डी में यूटीज को रखा गया था। यूटीज दोस्तों क्या होता है एक्चुअल में? यूटीज वो होता है कि कोई एक विशेष संस्कृति को कोई हार्म ना कर सके, वहाँ की कोई लोकल सरकार ना बनाई जाए, केंद्र उस पर डायरेक्ट कवर करता है ताकि वो किसी दूसरे राज्य में ना मिल जाए, दूसरे देश में ना मिल जाए। इसको उसकी वहाँ की विशेष जो कुछ भी, जैसे दिल्ली है, दिल्ली भी एक विशेष यूटी है, तो उसको उस पर जो रूल है, उस पर जो शासन है वो तरीके से केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, अब ये राज्य बन जाते हैं। अब राज्य बनने के बाद अब होता क्या है दोस्तों, आपको पता ही है हमारा जो भारत है, प्यारा भारत है, उसमें नाना प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, नाना प्रकार के धर्म हैं, नाना प्रकार की जो अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग देवी देवताओं का या पूरा सिस्टम है। यहाँ पे किसान भी है और इंजीनियर भी है, सारी चीज़ों का अलग अलग है। तो ऐसे ही देखने को क्या होता है दोस्तों, 1947 की बात होती है। 1947 में राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, वहाँ धीरे धीरे सुगबुगाहट दिखने लगती है कि भाषाई आधार पे होता ही है दोस्तों। अगर कोई हिंदी भाषी लोग है तो वो हिंदी भाषी को पसंद करता है, अगर कोई मराठी है तो वो मराठी को पसंद करता है। ये एक लोकल ज़मीनी स्तर का जुड़ाव होता है। तो ऐसे ही करके कुछ सुगबुगाहट हमारे भारत में होने लगी थी, खासकर दक्षिण भारत में होने लगी थी। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक भाषाई आधार पर एक आयोग बनाया कि क्या आप देखिए, क्या भारत को भाषाओं के आधार पर, भारत को जो भारत के छोटे छोटे राज्य हैं उनको भाषाई आधार पर बांटना किस हद तक सही रहेगा। तो दोस्तों उन्होंने एस.के. धर, ये जो कानून के ज्ञाता थे एस.के. धर, इसका एक आयोग बनाया 1947 में, और उसने अपनी रिपोर्ट 1 साल के अंदर 1948 में प्रस्तुत की। और उसने भाषाई आधार पर भारत को जो राज्य बनाने थे उसको बनाने के लिए विरोध करा। उन्होंने मना किया कि नहीं, ऐसा बनाना उचित नहीं होगा। उसके पीछे क्या क्या सिस्टम था दोस्तों, जब हम एस.के. धर आयोग पढ़ेंगे तो हम वहाँ डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम भाषाई आधार पर पहला बना हुआ जो आयोग है दोस्तों वो है एस.के. धर आयोग। 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद दोस्तों एक नया आयोग खुद उस टाइम के जो लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उन 3 लोगों ने, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटवी सीतारमैया, ये 3 लोगों ने मिलकर एक JVP आयोग बनाया। और 1948 में इसने भी एस.के. धर जो आयोग थी उसकी रिपोर्ट को पढ़ा और अपनी रिपोर्ट को उसमें एनालिसिस करने के बाद एक तरीके से बिल्कुल नकार दिया कि भाषाई आधार पर भारत के राज्यों को नहीं बनाया जाएगा। इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती थी उनको पता था। उस आयोग में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी और बहुत सीमाएं भी उस आयोग की भाषाई आधार पर बनाने के बाद बता दी गई थी। तो प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे ही आयोग बना, पता चल जाता है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और आयोग ने मना किया कि नहीं, भारत को हम भाषाई आधार पर नहीं बांटेंगे। तो दोस्तों दक्षिण में क्या होता है,
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दक्षिण में ज़्यादा सुगबुगाहट, क्योंकि अगर आप देखेंगे एकदम उत्तर और एकदम दक्षिण में तो आपको लग जाएगा काले और सफ़ेद का थोड़ा थोड़ा जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। तो कल्चरल थोड़ा सा अलग, कल्चरल तो बहुत ही अलग हो जाता है, वहाँ का कल्चर यहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा यहाँ की भाषा, ये थोड़ा सा हम लोगों को वैसे भी बांट देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अखंड भारत और संप्रभुत्व भारत कहलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक पोट्टी श्री रामल्लू जो तेलुगु भाषी एक व्यक्ति होते हैं, एक समाज सेवी होते हैं, जैसे ही इनको पता चलता है कि भाषाई आधार पर इनको नहीं मिल रहा है, ये लोग, ये क्या नाम याद रखना दोस्तों, पोट्टी श्री रामल्लू ये नाम था। ये दक्षिण भारत के थे, तेलुगु भाषी थे, समाज सेवी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी कि नहीं, हमको जो है हमारी तेलुगु जो भाषा है उसके आधार पर हमको एक अलग देश बना, हमें एक प्रदेश चाहिए अलग। और इन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं और ये भूखे रहते हैं 56 दिन तक दोस्तों। बड़ा लंबा टाइम होता है और बहुत ही बड़े समाज सेवी उस टाइम पे वहाँ के दक्षिण वाले माने भी जाते हैं। और होता क्या है दोस्तों, 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 56 दिन भूखे रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो आपको पता है उस समाज में, उस छोटे क्षेत्र में बड़ा उपद्रव सा मच जाता है। और उस टाइम पे हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री होते हैं। और नेहरू जी प्रधानमंत्री होते हैं तो एक साल नेहरू जी सोचते हैं ऐसे ही छोटी छोटी बातें कि चलो ऐसे ही नहीं किया जाए, ना ही भाषाई आधार पर बांटा जाए, चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों। और अब 1 अक्टूबर 1953 को जन्म होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, भाषाई आधार पर बना हुआ पहला प्रदेश जन्म होता है भारत में, पहले भारतीय भाषाई आधार पर बटे हुए प्रदेश का, जिसका नाम होता है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जैसे ही आंध्र प्रदेश बढ़ता है, आपको पता है अब जब किसी को मिल जाता है एक चीज़, कहीं पे कोई चीज़, किसी दुकान पे एक चीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो सब लोग उसी पे उसके लिए मांग करने लगते हैं। ऐसी ही मांगे जगह जगह पे और भी बढ़ने लगती हैं। और अलग अलग जगह पे, चाहे वो गुजरात वाला इलाका हो कि गुजरात का कुछ पार्ट, ये जो गुजरात वाला पार्ट है, गुजरात का कुछ पार्ट, यहाँ पे मराठी, ये जो महाराष्ट्र वाला पार्ट आता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो मराठियों को मराठा दे दो, गुजरात को गुजराती दे दो, हम गुजराती बोलते हैं तो गुजराती हमें दे दीजिए, हमें गुजरात बना दो अलग से, और ये मराठी बोलते हैं तो इनको महाराष्ट्र बना दीजिए। ऐसी ऐसी मांगे बनती जाती हैं दोस्तों। तो अब होता क्या है कि अब बड़ा टास्क बड़ा लंबा हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही एक आंध्र प्रदेश को अलग किया जाता है, वैसे ही एक आयोग बनाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम होता है फजल अली आयोग। सुप्रीम कोर्ट के ये वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के ये जज होते हैं, कानून के अच्छे ज्ञाता होते हैं, इनकी अध्यक्षता में बना दिया जाता है फजल अली आयोग दोस्तों। और इस आयोग में 3 कैंडिडेटों को मिला के, एक ये होते हैं और 2 और कैंडिडेट मिला दिए जाते हैं। और 1953 में फजल अली आयोग का जन्म होता है। फजल अली आयोग उन्हीं के नाम पे, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं उन्हीं के नाम पे फजल अली आयोग रखा जाता है दोस्तों। इनके जो 2 सहयोगी होते हैं, मैंने उनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, मैंने लिखे हैं, KM मानिकर एक इनके सहयोगी होते हैं, और एक होते हैं हृदय नाथ कुंजरू। ये 2 कैंडिडेट इनके सहयोगी होते हैं। और ये पूरी रिपोर्ट बनाते हैं 3 साल तक। ये वहाँ पे जगह जगह पे जाके अपनी रिपोर्ट को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग जाते हैं। 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। फजल अली आयोग बनता 1953 में है और 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और रिपोर्ट में क्या कहता है, रिपोर्ट में कहता है कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक सीमा लगाता है, पर एक राज्य एक भाषा को महत्वता नहीं देनी चाहिए दोस्तों। फजल अली आयोग कहता है, फजल अली आयोग कह देता है कि हाँ, भाषाई आधार पर राज्य बना दिए जाने चाहिए, पर उसके बाद क्या होता है कि एक भाषा और एक राज्य की जो टेंडेंसी है उसको नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ 75 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों, 75 से भी 200, उससे भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, उससे ज़्यादा संस्कृतियाँ हमारे यहाँ हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे, तो दोस्तों अलग अलग जो राज्य बन जाते हैं। और उस टाइम पे दोस्तों 7वां संविधान संशोधन किया जाता है फजल अली आयोग का जो रिपोर्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी इस हिसाब से बनाए जाते हैं। फजल अली आयोग के बाद भारत को मिलते हैं 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी दोस्तों। यहाँ तक की बात हो चुकी है। अब भारत में छोटे राज्य भाषाई आधार पे भी बन चुके हैं। अब मैं वापस एक बार बात करूंगा, इसी को आगे ले जाते हुए। अब पूरा भारत में लगभग सहमति हो चुकी थी, लेकिन पंजाब के आसपास का जो इलाका है, जो पेप्सू होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे दोस्तों, पेप्सू, जो इसका फुल फॉर्म होती है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। यहाँ पे थोड़ी सी सुगबुगाहट लगती है और यहाँ पे थोड़ा सा आंदोलन टाइप से दिखना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसको
इसको शांत करने के लिए तत्कालीन सरकार क्या करती है, एक आयोग का गठन करती है, शाह आयोग। शाह आयोग का एक गठन करती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेप्सू से जो अलग चार प्रदेशों को बांटा गया, वो कैसे बांटा गया। तो दोस्तों वो शाह आयोग था, और शाह आयोग ने जो सिस्टम दिया, उसने जो वहाँ की रिपोर्ट को सुपरवाइज किया, वहाँ की चीज़ों को देखा, तो उसने सिस्टम दिया कि जो पंजाब का, पहले पंजाब का आप देखोगे नक्शा, तो पंजाब का ये पूरा इलाका, जो पंजाब का ये वाला था, ये वाला पंजाब का इलाका कहलाता था। तो पंजाब के इलाके में क्या था दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि जो हिमालय का क्षेत्र है उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया जाए। हिमालय को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। फिर उसके बाद उसको हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य की जो चीजें हैं, पूर्ण राज्य के रूप में अनुमति मिल गई। और उसके बाद जो हिंदी क्षेत्र वाला, थोड़ा उससे नीचे वाला, पंजाब से नीचे थोड़ा हरियाणा जो आता है दोस्तों, उस हिंदी राज्य वाली बेल्ट को बना दिया गया हरियाणा। 1966 में इसका गठन कर दिया गया। उसके बाद जो पंजाबी बोली जाती थी, वहां पे कुछ पंजाबी जो बोली जाती है, उस क्षेत्र को, उस जगह को बना दिया पूर्ण पंजाब। और जो बचा हुआ क्षेत्र था दोस्तों, जहां पे कुछ मिलावट थी, या जहां वहां की संस्कृति बिल्कुल अलग थी, तो उसको दोस्तों यूनियन टेरिटरी बना दिया और चंडीगढ़ के रूप में उसका निर्माण कर दिया दोस्तों। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। उसी के बीच में मैंने क्रोनोलॉजी जो लिखी है दोस्तों, ये सारे राज्य ये पूछे हुए हैं, हमेशा पूछे हुए हैं। जो मैं बोला हूं वो सारे पूछे गए हैं। तो अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, मैं रिसेंट की बात करता हूं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 2014 में जब बीजेपी की सरकार आती है, और बीजेपी की सरकार आने के बाद तेलंगाना में भी ये मांग चल रही थी, आंध्र प्रदेश से अलग होने की मांग चल रही थी तेलंगाना में, और तेलंगाना को भी 2 जून 2014 को अलग कर दिया गया। अब हम बात करते हैं, यहां से तेलंगाना वाली बात को बीच में छोड़ के मैं वापस जाता हूं अपने जो हमारा आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, आप देखिए हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 3 है, ये कहता है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है संसद ने। अब देखो होता क्या है, 2014 में जब 2014 में पहले ही फोन कर दिया था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देख लीजिए हम जो है तेलंगाना को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप देख लो। हालांकि तो तेलंगाना को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के थ्रू संसद के पास ये पावर है। अब संसद के पास पावर है, वो पावर क्या है दोस्तों, वो पावर ये है, संसद के पास साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब समझते हो दोस्तों, साधारण बहुमत का मतलब होता है 50+1, कि जितना जो भी संख्या, जैसे मान लो 545 हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545, तो 545 का आधा कितना हो जाएगा, लगभग 273 पॉइंट समथिंग, यानी कि 273 के आसपास हो जाएगा। तो 273 वो तो सरकार बनाने के लिए भी जरूरत होती है दोस्तों, वो तो सरकार बनाने के लिए भी जरूरत होती है। तो दोस्तों वो तो जो साधारण बहुमत से एक बिल पास किया और राष्ट्रपति की तो अनुमति पहले से ही ले ली है, तो राष्ट्रपति की अनुमति ले ली है वहां से। जैसे आप देखोगे आर्टिकल 3 के थ्रू एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया 1 नवंबर 2000 को। ये कौन सा अनुच्छेद यूज करा, हाँ 50+1 वहां पे है, 50+1 की बात करते हैं, 50+1 हाँ परसेंटेज जो चीजों में रखा जाता है। देखो होता क्या, ये मैंने बताया कि हमारे संसद के पास क्या है, संसद के पास ये है कि संसद पूर्व अनुमति के राज्यों की जो विधानमंडल है। अब राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब क्या है, कि राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब यह सीधे से ये है कि राष्ट्रपति पर्टिकुलर स्टेट से जो उसकी विधानसभा है, उस विधानसभा से चीज़ों को बताए कि हमें तुम्हारे प्रदेश का या तुम्हारे जो राज्य है उसकी सीमाओं को या उसके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उससे वो उसकी अनुमति मांग सकता है। लेकिन राज्य वो एक पर्टिकुलर समय है, अगर उस समय सीमा में अगर वो राज्य इस बात पे मना भी कर दे कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है राज्य को बढ़ाने की, हमें ज़रूरत नहीं है नाम परिवर्तन करने की, तो इसके लिए राष्ट्रपति उसकी बात को मानने के लिए दोस्तों बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि राज्य की विधानसभा इस बात पे राजी होती है कि तुम्हारा राज्य क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है या तुम्हारा राज्य क्षेत्र घटाया जा रहा है या तुम्हारे राज्य का नाम चेंज किया जा रहा है। तो राज्य जो विधानसभाएं हैं वो इसलिए इसमें संसद को बाध्य नहीं कर सकती हैं नाम परिवर्तन करने में। तो दोस्तों इनडायरेक्टली कहते हैं कि संसद का मतलब है कि जो सरकार होगी वो कुछ कर सकती है, केंद्र की सरकार कुछ भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार बनाने के लिए भी तो 273 सीटें तो उनके पास होंगी, और 273 सीटें चाहिए क्या, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है, 50+1 वाला, कि 50%+1 भी ज्यादा हो जाएगा तो वो बन जाएगी सरकार। तो ऐसे ही देखो क्या होता है, 2000 में आप देखोगे 2000 में जन्म होता है छत्तीसगढ़ का दोस्तों। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किस छत्तीसगढ़ को किस आर्टिकल के थ्रू बनाया गया दोस्तों, आर्टिकल नंबर 3, भारत का संविधान का अनुच्छेद नंबर 3। दोस्तों क्या हुआ,
और सिक्किम को किसके थ्रू बुलाया गया? आर्टिकल नंबर 2। ये देखो बिल्कुल एकदम क्लियर कट आप समझ लो चीजों को कि कैसे किस चीजों को मिलाया जा रहा है। अभी आगे जब हम चौथे पे पहुंचूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया जाता है 9 नवंबर सन 2000 को, और बिहार से झारखंड को अलग किया जाता है 15 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी कई बार पूछी जाती है। मैंने लगभग आपके साथ 8 से 10 स्टेट्स के जो अलग होने का जो डेट है वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो आशा करता हूं कि जितने मैंने स्टेट बोले हैं उनको आप एक बार अलग से लिख लेंगे, क्योंकि बोर्ड पे आपको दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, उसको इंटरलिंकिंग कीजिए, उसको समझिए। क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, अब आप जानते ही हैं, आप लोग अच्छे सब बुद्धिजीवी हैं कि राष्ट्रपति की क्या पावर है। राष्ट्रपति की पावर ऐसी है जैसे किसी रिश्ते को लेकर एक फूफा की होती है कि बस केवल फूफा है, चाहिए तो जरूर, लेकिन उसकी कोई बात मानेगा या नहीं मानेगा, वो मुंह फुलाए रहेगा पूरे दिन उस तक। तो ऐसे ही राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को संसद से फोन गया कि फटाफट हम लोग जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर रहे हैं। तो वो उनने बोला कि चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ कि तुम कह दो, उससे बता दो, उत्तराखंड की या उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उससे बता दो कि तुम्हारा जो राज्य है वो टूटने वाला है। तो दोस्तों बिहार से झारखंड, ये कई बार पूछा गया। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, पहले छत्तीसगढ़ हुआ, फिर 9 तारीख को 8 दिन बाद जस्ट उत्तराखंड अलग किया गया, उसके 6 दिन बाद जस्ट झारखंड को अलग कर दिया गया। तो दोस्तों ये कहानी थी। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये अलग अलग देश प्रदेश को अलग अलग कर दिया जाता है, उसी टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, बेरूवाड़ी यूनियन केस 1960। जैसे ही रेड क्लिफ द्वारा एक भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको पता है रेड क्लिफ ने भारत है, ये पाकिस्तान ये वाली, मैं आपको एक छोटा सा भारत का नक्शा बनाता हूं, ये वाला मैं एक आइडिया देता हूं। यहां से लेके ये पाकिस्तान, रेड क्लिफ, रेड कलर से ले लेता हूं, रेड क्लिफ ये वाला, और दोस्तों यहां पे था बांग्लादेश। तो रेड क्लिफ जो आते हैं वो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा बना देते हैं जिसका नाम होता है रेड क्लिफ 1947 में। दोस्तों ये रेड क्लिफ किस हिसाब से बनाई जाती है? होता क्या है कि जो बंगाल का क्षेत्र होता है, बंगाल में आपको पता है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होता है, मुस्लिम लोग वहां पे रहना चाहते हैं। तो वहीं पे एक छोटा सा बेरूवाड़ी जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में आ जाता है दोस्तों। तो बेरूवाड़ी पश्चिम बंगाल में आ जाता है, वहां पे मोमडनों की ज्यादा सिस्टम होता है, मोमडन ज्यादा वहां लोग रहते हैं। और उसके बाद छोटे कुछ पार्ट होता है जो यहाँ पे पश्चिम जो बंगाल में चला जाता है, जहाँ पे हिंदू लोग जाते हैं। तो ये चाहते हैं यहाँ आना और ये चाहते हैं यहाँ भेजना। तो ऐसा होता है, ऐसा करने के लिए जो हमारे हमारे जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो सोचते हैं कि चलो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सो ये संशोधन कर लेते हैं, संशोधन करने के बाद ये इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, इस पार्ट को मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिलाने की कोशिश करेंगे, आपको पता है जब एक कम्युनल सिस्टम हो जाएगा, एक जातिवाद वाला सिस्टम हो जाता है, हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम हो जाता है दोस्तों, वहां पे थोड़ी आग भड़क जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुशंसा लेता है, सुप्रीम कोर्ट इनकी वो लेता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या जो तुमने ये किया है, क्या भारत की संसद इससे जो बेरूवाड़ी है उसको बांग्लादेश को देने में सक्षम है आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू? ऐसा तो है, ऐसा है क्या? ऐसा वो उससे पूछ लेता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है, संविधान में संशोधन 7वां संविधान संशोधन करना पड़ता है। और संविधान में संशोधन करके वो देखिए 1960 की बात को, कब से वो चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, और अब जाके 2015 में दोस्तों वो जो क्षेत्र है, ऐसा ही कुछ क्षेत्र बांग्लादेश से हमने लिया है। भारत में 100वां संविधान संशोधन कई बार पूछा गया है, 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया बांग्लादेश के साथ, और उस बांग्लादेश को कुछ पार्ट दिया गया, वहां से कुछ जो राज्य क्षेत्र है वो इंडिया में मिलाया गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अंतिम जो हमारा चौथा आर्टिकल है। चौथा आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? चौथा आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के संशोधन से बाहर रखे जाएंगे। अब देखो एक बात होती है, संविधान में संशोधन जो होता है, संविधान में संशोधन जैसे मान लो इसमें देखो 2 इंपॉर्टेंट बात मैंने नीचे लिखी है। इसकी जो छिपी हुई बातें हैं आर्टिकल 4 की, वो छिपी हुई बातें मैंने लिखी हैं। वो क्या लिख रखी है दोस्तों? वो लिख रखी है, इन्होंने कह दिया सीधा कि 2 और 3 में जो संशोधन होते हैं उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है 368 में है भारत के संविधान में संशोधन। और भारत के संविधान में संशोधन का मतलब है कि जब भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसमें कोई आर्टिकल जोड़ा जाता है या वहां से हटाया जाता है, उसमें पावर या तो जोड़ी जाएंगी या पावर हटाई जाएंगी, वो संविधान में संशोधन होता है। लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2 और 3 में अगर हमको
को किसी राज्य क्षेत्र का नाम बदलते हैं, किसी राज्य क्षेत्र को एक्वायर करते हैं, किसी विदेशी से कोई चीज लेते हैं, और तो ऐसे हम कोई भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू कोई भी एक्विजिशन करते हैं, किसी का सीमा बढ़ाते हैं, किसी का राज्य का नाम चेंज करते हैं, तो वो संशोधन जो है 368 से बाहर रखे जाएंगे। तो दोस्तों यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है निकल के, संविधान संशोधन से बाहर रखे जाएंगे। अभी आप देखते हैं 2019 में धारा 370 हटाई गई। धारा से 370 हटा के जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख था 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को विधानसभा के बिना यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो दोस्तों क्यों, अब आपने डिबेट देखी होगी, आपने बहुत सारे कानून विशेषज्ञों को पढ़ा होगा, आपने टीवी पे डिबेट देखी होगी, वहां आपने देखा होगा भाई 370 हटाया है, जब 2 यूनियन टेरिटरी बनाई है तो फिर क्यों नहीं संविधान संशोधन किया गया। तो दोस्तों संविधान संशोधन इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू जो संविधान में परिवर्तन किया गया है। और आपको बता दूं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो संविधान में परिवर्तन होता है उसमें जो है विधानसभाएं जो होती हैं, हाँ ऐसा नहीं है कि उनकी अनुमति नहीं ली जाती, राज्य भी चाहे तो वो अपनी अनुशंसा केंद्र के पास भेज सकते हैं कि हम अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, अपना क्षेत्र घटाना चाहते हैं, लेकिन अंतिम जो फैसला है वो संसद का ही होगा, अंतिम जो फैसला है वो केंद्र का ही होगा। राज्य की उनमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती है और साधारण बहुमत से ही वो पास कर लेते हैं। दोस्तों संसद साधारण बहुमत से पास कर लेती है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, इन सब पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि विशेष बहुमत का मतलब होता है 66% वाला, 2/3 वाला, तो हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, क्यों ऐसा इसमें लिखा गया है, क्यों नहीं करा जाएगा, क्योंकि इसमें 50% बहुमत यानी कि 50% प्लस 1 यानी कि बहुमत वाली सरकार रहेगी तो सीधी सी बात है वो अपने आप से कर लेंगे। दूसरा, राष्ट्रपति को तो वैसे ही बता दे रहे हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, तो राष्ट्रपति को तो बता दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति वाला भी झंझट खत्म हो गया। क्योंकि आपको पता है किसी भी कानून को बनाने के लिए अंतिम रूप कानून कब बनता है दोस्तों, अंतिम रूप कानून बनता है राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद और राष्ट्रपति के साइन के बाद। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के साइन की जो दिन को तो पहले ही बता दे रहे हैं। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट, इस वाले सिस्टम में एक और इंपॉर्टेंट बात क्यों लिखी गई है, वो इसलिए लिखी गई है कि जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंज करेंगे, आर्टिकल 2 और आर्टिकल चेंज में हम परिवर्तन करेंगे, तो अनुसूची 1 क्या है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र, और अनुसूची 4 क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो वहां भी परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, वहां भी परिवर्तन लाजमी है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो संशोधन होता है वो कौन सी अनुसूची को इफेक्टेड करता है, या कौन सी अनुसूची के अंतर्गत पूछा जाता है, या परिवर्तन करना होता है, कौन सी अनुसूची में परिवर्तन आवश्यक है। तो दोस्तों वो परिवर्तन है अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4 में। क्यों, मैंने अनुसूची बताया है, अनुसूची एक बार फिर से मैं बताता हूं। अनुसूची 1 में राज्य और उसके क्षेत्र, उसके बाद अनुसूची 2 में जो वेतन भत्ते हैं, अनुसूची 3 में शपथ है, अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 में जो क्षेत्र है कौन से, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित 6 में स्पेशली AMTM वाला है कि अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, त्रिपुरा को कैसे अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा वो होगा। फिर अनुसूचित 7 में क्या है, सब्जेक्टों का डिवाइडेशन है कि सब्जेक्ट संघ सूची और ये राज्य सूची और जो संवर्ती सूची है वो है। अनुसूची 8 में भाषाएं हैं, अनुसूची 9 में मैंने ठंडा अवस्था करके आपको याद दिलाया था, या भूमि अधिग्रहण वाले जो कानून है वो उसमें आते हैं। ऐसी अनुसूची 10 की बात आती है, दल बदल आता है, और अनुसूचित 11 में जो आता है वो जो पंचायतें होती हैं वो आता है, और अनुसूची 12 में जो आता है वो आपका नगर निगम आता है, नगर निकाय आते हैं, नगर निगम या नगर पंचायतें आती हैं। तो दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के साथ अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करने की बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे हमारे संविधान की जो भाग 1 है, अब भाग 1 क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। पहला, यूनियन क्या है, फेडरल क्या है, पहले भाग में क्या लिखा गया, किन किन शब्दों के साथ खेला गया। दूसरे अनुच्छेद में बताया गया कि विदेश से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के किसी भी विदेश से हम लोग किसी जीत कर या युद्ध के थ्रू या उपहार में किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में दोस्तों क्या कहा गया है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के किसी भी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, दूसरा राज्य बना सकती है, राज्य को खत्म कर सकती है। ठीक है। और अनुसूची 4 में क्या, अनुच्छेद 4 में क्या कह दिया गया कि भाई अनुच्छेद 4 में क्या, 2 और 3 के द्वारा जो परिवर्तन हुए हैं वो 368 से बिल्कुल अलग रखे जाएंगे। तो दोस्तों जो 370 वाला, तो मैं आपको बता दूं 370 वाला भी ऐसे ही अलग किया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे बना दिया गया। दोस्तों इन सब के बाद
एक बात और बता दूं, इन सब के बाद जब ये सब चीज़ हो जाती हैं तो हमारा जो भारत का जो राज्य है और भारत की जो यूनियन टेरिटरी है वो बचते हैं आपके 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। वैसे नॉन यूनियन टेरिटरी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 बढ़ा दी गई थी। लेकिन दोस्तों हमारे जो ये कम्बिनेशन है ना इस टाइम का, अमित शाह और मोदी जी वाला जो कैबिनेट वाला जो कम्बिनेशन है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना पावरफुल है कि ये कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा ये भारत का नक्शा है, आपने देखा होगा यहाँ पे एक था दमन और यहाँ पे था दीव। दमन और दीव एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश था और यहाँ पे था दादरा नागर हवेली। तो दोस्तों अमित शाह ने क्या काम किया, एक संशोधन किया और संशोधन करने के बाद बोल दिया कि भाई इसको बोलो दमन एंड दीव दादरा नागर हवेली, इसको एक ही बना दिया दोस्तों, है ना। अब क्यों उन्होंने इसके पीछे कारण बताया कि भाई जब अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग है, अलग अलग छोटे छोटे राज्य क्षेत्र हैं, तो उनको हम अंडमान और निकोबार बोल सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं हम ऐसे बोल सकते। तो इसी चक्कर में जो हमारे अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसको अलग अलग कर दिया। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, हैदराबाद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फजल अली आयोग से पूछा जाएगा, जेवीपी समिति से पूछा जाएगा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 से पूछा जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये जो हमारा लेक्चर है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये अच्छा लगता है दोस्तों, कम से कम 5 लोगों को इसको शेयर कीजिए, आपने जो ग्रुप बना रखे होंगे अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिलीज के, कम से कम उसको 5 दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम अपनी जो मेहनत है उसको और बूस्ट कर सकें। हमारी टीम आपके जो कमेंट है, आपके जो लाइक्स है, आपके जो सब्सक्राइब्स हैं, उनको देख के हमारी टीम बहुत पावरफुल अपने आप को महसूस करती है और आगे भी उतनी ही अपनी पोटेंशियल के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा नागरिकता के ऊपर होगा, जिसमें हम भाग 2 की बात करेंगे दोस्तों। ऐसे ही हम एक भाग की बात करेंगे, ऐसे ही हमारे हिस्ट्री के आगे के लेक्चर चलते रहेंगे। यहीं पर अपने लेक्चर को ख़त्म करके आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।